अभी हम शुरू करते हैं। अभी तक ड्यूटीज ऑफ बेली पढ़े हैं, ठीक है। अब ड्यूटी तो इतनी बेचारे बेली को निभानी पड़ती है, तो कुछ राइट्स भी इसको दे दिए जाए क्या? राइट्स, कुछ अधिकार भी इसको दे देते हैं, ठीक है। तो उसमें हम 170-71 को पढ़ेंगे। तो चूंकि जब आपका प्रश्न आएगा तो इस तरह से आएगा, तो इसी हिसाब से पढ़ लेते हैं। कोई छूटेगा तो देख लिया जाएगा। तो 164 छूटा हुआ है, देख लीजिए। 164, व्हाट आर द राइट्स ऑफ बेली? बेली के अधिकार क्या है? बेली का अधिकार है 164 में। आप सबसे पहले देखिए, बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो निकल के आएगा। अब बेलर्स बेलर्स क्या बोल रहा है? बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि भाई जो भी हर्जे खर्चे उसने क्लेम करे हैं, जो भी उसके खर्च हुए हैं, अगर कोई नुकसान हो जा रहा है तो उन सबको आप पे कर दो। तो राइट टू कंपनसेशन, ठीक है। 164 प्रतिकर, ठीक। तो प्रतिकर के बारे में क्या कह रहा है? अभी आप 158 ही तो पढ़े हैं अभी। 158 के नहीं, 166 से इससे जरा सा कोरिलेट करिएगा कि 164 क्या कह रहा है। द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर एनी लॉस। बात यहां कह रहा है एनी लॉस। हु इज रिस्पॉन्सिबल? बेलर। बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस। अब ये एनी लॉस अराइज कहां से हो रहा है, कहां से हो रहा है, इसको आगे देखने की बात है। विच द बेली में सस्टेन। बेली को कहां से होगा? बेली को ये लॉस होगा, एनी लॉस टू बेली। कहां से होगा? ध्यान दीजिए, ये होगा बेली को लॉस। पढ़िए, सस्टेन बाय रीजन that the bailor was not entitled to make the bailment or to receive back the goods or to give directions क्या लिखा है? Respecting them। 166 को देखिए, जो अभी आप पढ़ चुके, कि बेलर जो है, बेलर को क्या क्या राइट नहीं है? He has no right to bail। क्या बात हो रही है? To make the bailment, no right of bailment। पहली बात, अब देखिए इन्होंने गलत किया ना, गलत किया इन्होंने, इनको राइट ही नहीं है और इन्होंने बेलमेंट कर दिया है बेली को। दूसरी स्थिति क्या? तीनों शब्दों को आपको याद रखना होगा 164 में, कि मेक द बेलमेंट और टू रिसीव बैक द गुड्स। नो राइट, नो राइट यही कर दीजिएगा, यहां भी कर दीजिएगा, टू रिसीव बैक। भाई जब आपका था नहीं तो आपको वापस भी नहीं लेना चाहिए। कहा गया है ना, बेलमेंट में किसी विशेष उद्देश्य के लिए देना, तो यहां पे देने का अधिकार नहीं था। विशेष उद्देश्य के पूरा होने पे वापस लेना, वापस लेने का भी अधिकार नहीं था। या कोई ऐसा डायरेक्शन देना कि अकॉर्डिंग टू दैट इसको आप निपटा दो। तो नो राइट यहां भी लिखो, नो राइट ऑफ गिविंग एनी डायरेक्शन, ठीक। इन स्थितियों में अगर बेली को, भाई मान लो तीसरा आदमी आएगा, तीसरा आदमी क्लेम करेगा, इनको भी पार्टी बनाएगा, मुकदमेबाजी होगी, हर्जे खर्चे होंगे, तो बेली को जो भी नुकसान इस तरह से, इस कारण से हो रहा है, ड्यू टू दीज रीजंस, इफ बेली इज अवेलिंग एनी लॉस, सफरिंग फ्रॉम एनी लॉस, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ बेलर टू कंपनसेट। इट इज रिटन हियर, right to compensation। If any loss due to these reasons bailey is suffering from, then that is the duty of bailor, and you can say the right of bailey, both, he can receive the compensation। 164
ओके, तो ये राइट्स में एक हम पहली बात करते हैं। अब राइट्स में हम बात, हाँ जी, ये तीन कारण आप समझ पा रहे हो, तीन कारण आप समझ पा रहे हो जिसमें कि बेलर को अधिकार नहीं था किस चीज का, 166 में बताया हूं पहले, उससे जोड़ के रखिए कि उसको बेलमेंट का राइट नहीं है। अब बेलमेंट कर दिया तो वापस लेने का राइट नहीं, क्योंकि उसका गुड्स ही नहीं था, या कोई और रीजन हो सकता है। या आप परिभाषा में जब जाइएगा तो कहा गया है कि या तो वापस ले या कोई निर्देश दे, उसके अनुसार बेली क्या करेगा, उसको डिस्पोज ऑफ करेगा, उसको वहां पे लगा देगा जो गुड्स है, या किसी और को दे देगा। तो ये तीनों राइट्स इसके पास, बेलर के पास नहीं है। दो बेलर हैज नो दीज राइट्स, इवन he has no rights, फिर भी वो बता रहा है कि नहीं आप ये काम कर दो, और इसके कारण से बेली को कोई नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान की भरपाई वो बेलर से पा लेगा। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। राइट टू कंपनसेशन 164 का मामला इतना ही है। सर बेलर के पास लीगल राइट न रहने पर किस तरह से उसको लॉसेस हो सकते हैं? बताया तो कि मान लीजिए कि हमारा माल नहीं था, हमने आपको दे दिया, 166 में बताया था, और मान लीजिए तीसरे का माल है, तो तीसरा वाला कोर्ट जाएगा कि नहीं जाएगा? 166 में उसको राइट मिला हुआ है तो कोर्ट में जाएगा, तो पार्टी तो इनको भी बनाएगा, बेलर को भी बनाएगा, इनके पास भी नोटिस आएगी। एक साधारण सा नुकसान मैं बता रहा हूं। अब साधारण नुकसान में क्या होगा, इनको भी अपना एडवोकेट या जो वकील है उसको नियुक्त करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? खर्चे होंगे कि नहीं होंगे, फीस देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? फिर क्या होगा, वो क्या कहता है वहां पे जो ओरिजिनल ओनर होता है, कहता है कि आप इसको तब तक रुकवाइए साहब इनके पास जब तक कि हमारा टाइटल डिसाइड हो जाए। अब मान लीजिए कुछ ऐसी चीज है जिसपे देखरेख पे खर्च होगा, वैसे वो जनरली हो सकता है अगले 10 दिन में वापस कर रहा हो, ये डिसाइड होने में 50 दिन लग जाए, तो 50 दिन पे उसके देखरेख के खर्चे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो जब खर्चे बढ़ेंगे तो ये सारे खर्चे जो एडवोकेट की, कोर्ट की, अन्य फीस है, प्लस एक्सपेंसेस वो जो होते हैं उसके टेक केयर में, केयरिंग में आप कह सकते हो, वो खर्चे, वो सब ये इससे पा सकेगा। इसको नुकसान हो रहा है नहीं, खर्चे हो रहे तो नुकसान ही तो है। यस सर। बात समझ गए? यस सर। ये बहुत साधारण से मैंने बताया नुकसान जो हो सकते हैं। अब इसी तरह से राइट टू एक्सपेंसेस और रेम्यूनरेशन, वही बात हो रही है 158 में। 158 जरा सा देख ले इसको, बस यहां पे बता के खत्म करेंगे। 158 रीपेमेंट बाय बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस। 158 राइट टू एक्सपेंसेस और रेम्यूनरेशन, राइट टू एक्सपेंसेस और रेम्यूनरेशन। डबल एम तो नहीं है, नहीं, ये 158 में कहा गया है। 158 क्या कह रहा है, थोड़ा लंबा है, देखते हैं। where the conditions of the payment the goods are to be kept, are to be carried, are to have work done upon। देखिए तीन चीज कही गई हैं, to be kept, carried or to work upon the goods। तीन बातें कही गई हैं, ध्यान दीजिएगा। To work upon them by the bailee for the bailor, and the bailee is to receive the remuneration। अगर कोई इसको इन चीजों के लिए रेम्यूनरेशन मिलना है, रेम्यूनरेशन माने पारिश्रमिक आप कह सकते हैं, वेतन टाइप कुछ कह सकते हैं, he has to get it। फिर क्या होगा, the bailor shall repay to the bailee the necessary expenses incurred by him। भाई मान लीजिए कि केप्ट में, कीपिंग में, कैरिंग में कुछ एक्सपेंसेस होंगे, अगर वर्क अपॉन किया जा रहा है तो यहां रेम्यूनरेशन होगा, तो बेलर का क्या वो है कि एक्सपेंसेस और रेम्यूनरेशन जो भी है वो बेलर इसको पे कर दे। ये केवल इतना कहा गया है, ठीक है।
बेली द नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ द बेलमेंट, जो बेलमेंट का उद्देश्य रहा होगा वो पूरा करने में ये जो बातें हो रही इनके लिए जो खर्च होता है दे। ठीक है, अब एक बात जानिएगा कि 158 के जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, ये ग्रेटिशियस नेचर का, अगर ग्रेटिशियस नेचर का बेलमेंट है, ठीक है, तभी ये अप्लाई करेंगे। भाई अगर ग्रेटिशियस नेचर का नहीं है तब तो वहां पे जो चीज होगा वो देगा ही, जो कॉन्ट्रैक्ट में होगा, अगर बेली फॉर रिवार्ड है तो ले ही लेगा, लेकिन यहां पे ग्रेटिशियस नेचर का है। अब क्या है, वेयर द बेलमेंट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेली, हाँ, इन रेफरेंस टू एक्सपेंसेस द, अगर ये बेली के फायदे के लिए है तो दो बातें अप्लाई करेंगे। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूं, टाइम इज रनिंग आउट। It is in using the in the if in using of the thing the borrower is to put any expenses, मैंने कहा कि अगर ये बातें बेली के फायदे के लिए की गई हैं तो ध्यान रखिएगा कि बेली ने अगर उस पर कुछ खर्च किया है तो वो उसकी भरपाई करेगा, ठीक है, तब बेलर नहीं करेगा। If in using the things the borrower is to put any expenses, this must be borne by himself, वो खुद उस पर बियर करें। मान लीजिए उधार आपने ले लिया किसी का घोड़ा कहीं जाने के लिए, तो उस पर जो भी खर्चे आएंगे रास्ते में आप घोड़े पे खुद करो, बेलर नहीं करने वाला। और दूसरी, द बॉरोवर इज कंपेलेबल टू बियर द ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस फॉर द लोन। अगर मान लीजिए कि बेली कोई है और ये कुछ लोन ले रहा है, लोन इन मॉनेटरी टर्म में बात करिएगा, और वो लोन ले रहा है, लोन लेने में कुछ खर्चे बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि डॉक्यूमेंटेशन और कुछ खर्चे हो रहे हैं, तो उनको वो खुद बेयर करेगा, बेलर बेयर नहीं करेगा। बस यहां पे इतना ही मामला है।